हेलो फ्रेंड्स, और आज हम शुरू करेंगे पाइथन का एक नया यूनिट जो कि है इंट्रोडक्शन टू नमपाई। दोस्तों, मैं ये बुक यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ, वो है सुमिता अरोरा। आपको इस बुक का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे नमपाई या फिर नमपी क्या होता है। नमपाई एक न्यूमेरिकल पाइथन का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस हैं फॉर डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। नमपाई का यूज करके आप इजीली मल्टी डायमेंशनल अरेज क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस आप उन अरे पर अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, व्हाट इज एन अरे? अरे क्या होता है? जस्ट लाइक लिस्ट, ट्यूपल, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, बट यहाँ पर अरे जो है वो कुछ मायनों में अलग हो जाता है। सबसे पहले या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अरे के? अरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब एक ही टाइप के होंगे। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका पहला एलिमेंट एक नंबर है, दूसरा एलिमेंट एक फ्लोटिंग नंबर है और तीसरा एलिमेंट आपने एक स्ट्रिंग दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता एरे में। और अगर आपने ऐसा किया तो ऑटोमेटिकली सभी का जो डेटा टाइप है वो सबसे बड़े एलिमेंट के डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। सेकेंड इज, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन दिया जाता है। यानी कि एज कम्पेयर टू लिस्ट में हमारे पास अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पांचों एलिमेंट्स एक साथ रहेंगे। हो सकता है एक एलिमेंट आपका एक कॉर्नर में हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉर्नर में, बट इन केस ऑफ एरे ऐसा कुछ भी नहीं है। एरे में अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो ये पांचों के पांचों एलिमेंट हमेशा एक साथ होंगे, यानी कि हमेशा ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के साथ होंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक एरे का है, इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। जी हाँ, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं 10, 9, 99। यहाँ पर ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और अगर यहाँ पर मुझे इस 9 वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे इसके लिए इंडेक्स नंबर यूज करना पड़ेगा 1, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग हमेशा शुरू होती है 0 से। तो अगर हम बोलें एलिमेंट नंबर 0 कौन सा है तो वो होगा 10, एलिमेंट नंबर 1 होगा 9, एलिमेंट नंबर 2 इज 99, एलिमेंट नंबर 3 एंड एलिमेंट नंबर 4 इज 90। तो इस प्रकार से आप एरे के किसी भी एलिमेंट को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, व्हाट नॉट। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एरे के लिए। और अब बात आती है नमपाई एरे। एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली एक एरे क्रिएट कर सकते हैं, बट क्योंकि नमपाई हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है जिसका यूज करके आप एरे को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसके अंदर पूरे डेटा को आप इजिली मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हम पाइथन में यूज करते हैं नमपाई एरे का। कुछ डिफरेंस अगर हम देखें लिस्ट और एरे के बीच में तो ये है, लिस्ट के अंदर आप किसी भी प्रकार के मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ एरे इट इज नॉट पॉसिबल। लिस्ट में एलिमेंट्स जो है वो एक साथ स्टोर नहीं होते, बट इन एरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इनको दिया जाता है। थर्ड इज, लिस्ट डू नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, यानी कि आप एक एक एलिमेंट पर अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ एरे आप इजीली इंडेक्स नंबर को यूज करके एरे पर किसी भी प्रकार के ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट क्योंकि नमपाई एरे जो है वो बहुत ही कम मेमोरी यूज करता है, इसलिए यहाँ पर जो एरे है वो हमारा अलग अलग डेटा टाइप स्टोर नहीं कर सकता। लिस्ट जो है वो कोर पाइथन का एक पार्ट है और वहीं पर एरे को अगर हम देखें तो एरे नमपाई लाइब्रेरी का एक पार्ट है। और अब आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ नमपाई एरे। आप एक नमपाई एरे को फ्रॉम लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? फॉर दैट मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा सबसे पहले मेरा पाइथन, या फिर हम बोल सकते हैं पाइथन की आईडीई जो की है पाइचार्म। आप कोई भी आईडीई का यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो जुपिटर नोटबुक हो या फिर आइडल। और अब आपको सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा नमपाई को। फॉर दैट हम यूज करेंगे यहाँ पर इम्पोर्ट नमपाई SNP। यहाँ पर मेरा नमपाई आ चुका है और अगर आपके में यहाँ पर रेड लाइन शो हो तो आप सिंपली जाएं टर्मिनल में, और टर्मिनल में जाने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं पिप इंस्टॉल नमपाई, और ये जो नमपाई मॉड्यूल है ये आपके सिस्टम में एम्बेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज NP। हमने यहाँ पर लिखा नमपाई NP, यानी कि नमपाई का हम थ्रू आउट द प्रोग्राम में नाम यूज करेंगे, NP बार बार हम नमपाई यूज नहीं करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर अगर एक लिस्ट है फॉर द टाइमिंग L1 इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ एक लिस्ट ले लेते हैं जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, और अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट का एक एरे क्रिएट करना। तो सिंपल एरे के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक नाम array1 इक्वल्स टू np डॉट एरे एंड ब्रैकेट में हम दे देंगे L1। कुछ इस प्रकार से आप इजीली एरे क्रिएट कर सकते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंट array1, आउटपुट अगर हम देखें तो हम आउटपुट देख सकते हैं। इसका आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा 1 2 3 6 5 6, जो कि हमारा इनपुट है। यानी कि हमने एक लिस्ट को यूज करके इजीली एक एरे क्रिएट किया। दूसरा तरीका जो है वो है विदाउट लिस्ट, यानी अगर हमारे पास एक लिस्ट नहीं है, इन दैट केस आप एक एरे कैसे यूज क्रिएट करेंगे?
तो यहाँ पर हमें सिंपली लिखना है array1 इक्वल्स टू np.array और अब आपको जो भी एलिमेंट्स देने हैं वो आपको देने होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, जिस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स दे सकते हैं। और एलिमेंट्स देने के बाद अगेन अगर हम इसे प्रिंट करें तो आप आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल इसने एक एरे क्रिएट कर लिया। और अब ट्राई करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एरे में एक स्ट्रिंग ऐड करने का। यानी कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ इस 3 को रिमूव करके मैं चाहता हूँ यहाँ पर a लिखा हुआ हो, तो अब हमने किया एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन इन एरे। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं। आउटपुट में जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब आ चुके हैं सिंगल कोट्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये जो सभी नंबर्स हैं अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ array1, तो आप देख सकते हैं array1 का टाइप क्या है, क्लास numpy.nd array, यानी कि ये एक एरे है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। कि अगर आप एक एरे के अंदर एक अलग डेटा टाइप का इनपुट दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट होंगे, इसकी साइज सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ 2D एरे। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये जो एरे है ये एक 1 डायमेंशनल या फिर सिंगल डायमेंशनल एरे है। बट अगर आपको एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना होगा फॉर दैट आपको यहाँ पर सिंपल 2 डायमेंशन यूज करने होंगे और वो सबके सब होंगे कॉमा सेपरेटेड। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 रो और 4 कॉलम्स का एक एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, सिंपल वे में आप सबसे पहले कुछ इस प्रकार का एक सिंटेक्स बना लें। जैसे ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास 3 रो हैं और इन 3 रो के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों में हम 4 वैल्यूज इनपुट कर लेंगे। जिस प्रकार से हमने क्रिएट कर लिया है एक एरे जो कि है 2 डायमेंशनल। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ ओके, तो यहाँ पर एक एरर आ चुका है, टेक्स 1 to 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। हमें सिंपली इस पूरे के पूरे एरे को भी एनक्लोज करना होगा एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ इस प्रकार से। और अब इसे रन कर लेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुका है जिसमें हमारे पास 3 रो हैं और हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। तो इस प्रकार से आप एक 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं यहाँ पर एक और एरे क्रिएट कर लूंगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर 2 एरे हैं, array1 एंड array2। array1 है मेरा सिंगल डायमेंशनल एरे और इसी प्रकार से array2 है मेरा मल्टी डायमेंशनल या फिर हम बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे। और अब अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करवाऊँ तो आप आउटपुट देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आउटपुट हमें देखने मिलेगा। ये है हमारा फर्स्ट एरे और ये है हमारा सेकंड एरे। और अब इनके ऊपर जितने भी फंक्शंस अप्लाई होते हैं वो सब के सब 1 by 1 देख लेंगे। सबसे पहला इज ndim जो हमें बताएगा नंबर ऑफ डायमेंशंस आपके एरे में कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ array1.ndim और इसी प्रकार से array2.ndim और अब इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं। पहला आउटपुट है 1 और सेकंड इज 2। यानी फर्स्ट वाला जो हमारा एरे है वो सिंगल डायमेंशनल है और सेकंड वाला जो एरे है वो 2 डायमेंशनल है। तो इस प्रकार से आप ndim का यूज करके इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके एरे में कितने डायमेंशंस हैं। सेकंड फंक्शन जो हम यूज करेंगे दैट इज शेप। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ n1.shape एंड इन द सेम वे n2.shape और अब इसे रन कर लेंगे आप आउटपुट देख सकते हैं। n1.shape में हमें आउटपुट मिला है 5, blank, यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और एक सिंगल रो है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉमा के बाद ब्लैंक। बट क्योंकि सेकंड एरे में 3 रो और 4 कॉलम्स तो हमें उसी प्रकार का आउटपुट मिलेगा 3, 4, यानी 3 रो और 4 कॉलम्स। इस प्रकार से आप इजिली किसी भी एरे का शेप निकाल सकते हैं। थर्ड फंक्शन जो हम एरे पर यूज करते हैं दैट इज साइज। तो हम चेंज कर लेंगे शेप को साइज से। इसका एक बार आउटपुट देख लेंगे। अब हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। पहले का आउटपुट आया है 5 यानी इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। बट सेकंड का आउटपुट हमें देखने मिल रहा है 12 इसलिए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हम यहाँ पर ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये 3 फंक्शंस हो गए। और चौथा फंक्शन है यहाँ पर डेटा टाइप का। अगर आपको चेक करना है डेटा टाइप कौन सा है आपके एरे का तो अगेन हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फंक्शन दैट इज डेटा टाइप या फिर डी टाइप। और अब इसे रन कर लेंगे तो आप आउटपुट देख सकते हैं दोनों के दोनों हैं int 32। बट अगर मैं इस फर्स्ट एरे में एक एलिमेंट चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट लिख लेता हूँ स्ट्रिंग का और अब इसे रन करते हैं तो आप आउटपुट देख सकते हैं। फर्स्ट इज u11 और सेकंड इज int 32। u11 इज यूनिकोड फॉर्मेट। यूनिकोड यानी कि इसके अंदर अल्फाबेट या फिर स्ट्रिंग है। बट सेकंड एरे में हमारे पास सिर्फ प्योर नंबर्स हैं इसलिए हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है u11 एंड int 32। और लास्ट फंक्शन जो हम एरे पे यूज करेंगे दैट इज आइटम साइज। तो फॉर दैट मैं यूज करूंगा array1.itemSize एंड अगेन array2.itemSize। और इसका अगर हम आउटपुट देख लें तो आप आउटपुट देख सकते हैं। फर्स्ट का आइटम साइज इज 44 बट सेकंड का आइटम साइज इज 4। 44 इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। और अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दूं अगेन एक नंबर से और फिर हम आउटपुट देखें तो आप आउटपुट देख सकते हैं। पहले की साइज है 4 इन द सेम वे सेकंड की साइज भी आइटम साइज इज 4। इसका मतलब हर एलिमेंट यहाँ पर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस हमसे कंज्यूम करेगा। यहाँ अगर मैं एक नंबर को चेंज कर दूं एक डेसिमल में और अब इसे एग्जीक्यूट करें तो हम देख सकते हैं
8 आ चुका है, यानी कि पहले एरे में अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हर एलिमेंट 8 बाइट्स की स्पेस हमसे ऑक्यूपाई करेगा। इन द सेम वे सेकेंड एरे में अगर हम देखें, यहाँ पर प्योर नंबर्स हैं और प्योर नंबर की साइज होती है 4 बाइट्स, तो हर नंबर हमसे 4 बाइट्स की ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। और अगर मैं सेकंड में भी चेंज कर लूँ कुछ इस प्रकार से 1.5 और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप आउटपुट देखेंगे इसमें भी आ चुका है 8, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल नंबर आ चुका है जिसकी साइज होती है 8 बाइट्स। तो यहाँ अब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब आपसे कंज्यूम करेंगे 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब आते हैं कुछ और तरीके जिसके थ्रू आप एक एरे क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप एक 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम इसे कर लेंगे कमेंट आउट, ताकि एरे 1 हमें डिस्टर्ब ना करे। डायरेक्टली हम काम करेंगे एरे 2 में, और एरे 2 में मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। यहाँ अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, हम प्रिंट करेंगे एरे 2, तो हमें इसका आउटपुट देखने मिल रहा है जैसा हमने इनपुट दिया, यानी कि एक प्योर नंबर अगर हमने इनपुट दिया तो यहाँ हमें प्योर नंबर्स ही देखने मिल रहे हैं। बट व्हाट इफ आपने इनपुट तो किसी भी प्रकार का दे दिया, लेकिन आप आउटपुट चाहते हैं एक डेसिमल के फॉर्मेट में, दैट केस आपको यूज करना होगा कॉमा डी टाइप, यानी कि डेटा टाइप इक्वल्स टू फ्लोट। यानी कि मैं ये चाहता हूँ इनपुट तो मैंने इंटीजर दिया है लेकिन आउटपुट में मुझे मिले फ्लोट, तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं हर नंबर के आगे ऑटोमेटिक आ चुका है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यानी कि ये सब के सब नंबर्स जो हैं वो अब फ्लोट में या फिर डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरा तरीका जो है एक एरे क्रिएट करने का, दैट इज जीरोस। यानी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप एक एरे तो क्रिएट करें बट अभी आपके पास कोई वैल्यूज नहीं है, तो आप उसमें सभी वैल्यूज जीरो रखना चाहते हैं। फॉर द टाइमिंग अगेन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे एक एरे 3 इक्वल्स टू np डॉट जीरोस, और जीरोस के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना होगा आपके एरे में कितने रो और कितने कॉलम है। मेरे एरे में 3 रो और 5 कॉलम्स है, कुछ इस प्रकार से आपको इनपुट देना होगा। और यहाँ अब हम प्रिंट करवाएंगे एरे 3 को, जिसका आउटपुट आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा 0.0. अगेन ये जितने भी एरे हैं या फिर जितनी भी वैल्यूज हैं ये सब की सब हो चुकी हैं जीरो विद द हेल्प ऑफ जीरोस फंक्शन। और अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ वंस फंक्शन, ऑब्वियसली आप गेस कर सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ सिंपल जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब के सब होंगे इनिशियलाइज विद द वैल्यू 1। और इसी वे में हम एक और एरे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ए रेंज फंक्शन। जैसे हमने फॉर लूप में यूज किया था रेंज फंक्शन, उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं ए रेंज फंक्शन, जो कि ऑलमोस्ट एलियास है रेंज फंक्शन का। एरे 4 इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज। ए रेंज के अंदर मैंने दे दिया यहाँ पर सिंपल 6, और अब प्रिंट करवाते हैं अगर एरे 4 को, तो आप आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में आपको मिलेगा 0 से लेकर 5 तक सभी वैल्यूज। इसी प्रकार से अगर मैं इसको चेंज कर दूं 10 में, तो आपको आउटपुट में देखने मिलेगा 0 से लेकर 9 तक की सभी वैल्यूज। इस प्रकार से आप एक रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं इन एरे टू क्रिएट एन एरे। और यही नहीं, आप ए रेंज फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। जैसे हमने बाय डिफॉल्ट अगर 10 दिया तो स्टार्टिंग होगी 0 से और एंडिंग होती है 9 पर विद अ स्टेप ऑफ 1, यानी हर नंबर के बीच में एक एक का ही गैप होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरी स्टार्टिंग हो 2 से और ये जो आउटपुट है मेरा आउटपुट मिले मुझे अप टू 30 और इन सभी के नंबर्स के बीच में 5 का गैप हो, तो हम यूज करेंगे कुछ इस प्रकार से ए रेंज फंक्शन का 2, 30 एंड 5। और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 2, 7, 12। हर नंबर के बीच में आपको 5 का गैप मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोडिंग में लिखा है विद अ स्टेप ऑफ 5। जिसी प्रकार से अगर हम देखें विद अ स्टेप ऑफ 10, तो अब आपको आउटपुट देखने मिलेगा 2, 12 एंड 22। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं ए रेंज फंक्शन का टू क्रिएट एन एरे। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। हम आप इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम इस टेबल को समझे तो यहाँ पर हर इंडेक्सिंग शुरू होती है 0 से। ये जो हमारा सेल है इसका नंबर होगा 0, 0। उसी प्रकार से इस सेल का नंबर होगा 1, 0, 2, 0, 3, 0 एंड 4, 0। 0 इसलिए क्योंकि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और इसकी इंडेक्सिंग होगी 0। इसी प्रकार से अगर आप इस कॉलम में आ जाते हैं तो इसका कॉलम नंबर होगा 1, अगेन रो नंबर 0। तो इस सेल को एक्सेस करने के लिए आप यूज करेंगे 0, 1। इसी प्रकार से इसके लिए आप यूज करेंगे 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग का। और अब इसी इंडेक्सिंग का यूज करके हम एक्सेस करेंगे हमारे एरे के एलिमेंट्स को। टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, अगेन मैं एक्टिव कर लूंगा हमारे एरे 2 को, और कुछ इस प्रकार से हम आउटपुट देख लेंगे। सबसे पहले टाइमिंग मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा डेटा टाइप को, और अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट हमें सिंपल मिल रहा है 1 से लेकर जितने भी हमने नंबर्स इनपुट दिए थे। बट व्हाट इफ मुझे यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ही एक्सेस करना है, या फिर हम इसे कुछ इस प्रकार से भी डिजाइन कर सकते हैं एरे में किसी भी प्रकार का, आपके पाइथन प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का एरर जनरेट नहीं होगा। अब अगर मुझे ये बोला जाए मुझे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स को ही एक्सेस करना है, फॉर दैट हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का। इंडेक्सिंग के लिए अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ एरे 2, 2, 3,
तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, आउटपुट इज 5। इसका मतलब है थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, क्योंकि इंडेक्सिंग शुरू हुई है 0 से। थर्ड रो में अगर हम देखें, यहाँ पर थर्ड रो में फोर्थ एलिमेंट है 5। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर करूँ थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट कौन सा है, तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा 3। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं इंडेक्सिंग का, यानी आप अलग अलग इंडेक्स नंबर का यूज करके अपना रिक्वायर्ड आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। और अब अगर बोला जाए इस 7 को एक्सेस करना है, तो फॉर दैट आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हुए अब हम अगेन एक्टिव करेंगे हमारे एरे 1 को, और एरे 2 को हम डीएक्टिवेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ एरे 1 2:2, तो आपको आउटपुट में कुछ इस प्रकार का एरर देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा एरे 1 है सिंगल डायमेंशनल, बट हमने यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं। बट अगर मैं लिखता हूँ एरे 1 2, एरे 1 2 का मतलब होगा इसका थर्ड एलिमेंट विच इज 0 1 2, तो इसका थर्ड एलिमेंट है 4, और आउटपुट हम देख सकते हैं इसका आउटपुट इज 4.0। तो फिर इस प्रकार से आप 1 डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ स्लाइसिंग। अब आप स्लाइसिंग कैसे करेंगे? स्लाइसिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास सपोज कुछ और वैल्यूज हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर मेरे पास काफी नंबर्स हैं, और अब अगर ऐसे एग्जीक्यूट करें तो हमें आउटपुट अभी वही देखने मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं एरे 1 4, यानी कि इंडेक्स नंबर 4, और इंडेक्स नंबर 4 में हम देखें तो एलिमेंट है 6, तो हमें आउटपुट में देखने मिलेगा 6। तो कुछ इसी प्रकार से अब अगर मुझे आउटपुट चाहिए 6 15 और 45, ये तीन हमें आउटपुट में देखने हैं। तो इंडेक्स नंबर 4 5 6, हमें इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करना होगा, एंड फॉर दैट हम यूज करेंगे 4 to 7। 7 इसलिए क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग जो है वो एक कम चलती है, तो 7 का मतलब होगा 6, स्टार्टिंग फ्रॉम 4 5 एंड एंडिंग एट 6। इसका आउटपुट अगर हम देखें तो हमें आउटपुट देखने मिलेगा 6 15 एंड 45, यानी कि इंडेक्स नंबर 4 इंडेक्स 5 और इंडेक्स नंबर 6। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं स्लाइसिंग का, यानी कि आप किसी भी एरे में किसी भी एलिमेंट को स्लाइस या फिर काट के देख सकते हैं। और अगर आप इस एरे को रिवर्स प्रिंट कराना चाहते हैं, अगेन आपको देना होगा कोलन एंड -1। कुछ इस प्रकार से आप इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। और अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे आउटपुट ये कम्प्लीटली रिवर्स हो चुका है। तो ये जो फर्स्ट ब्लैंक है ये होता है स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड ब्लैंक होता है एंडिंग वैल्यू, और लास्ट होता है स्टेप वैल्यू। स्टेप हम कर रहे हैं -1 से, इसका मतलब स्टार्टिंग होगी एंड से और जाएगा ये अप टू लास्ट एलिमेंट। और अब स्लाइसिंग अप्लाई करेंगे हम हमारे सेकंड एरे, जो कि है एक 2 डायमेंशनल एरे। तो अगेन हम उसे एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पर अब स्लाइसिंग होगी एरे 2 पर। एरे 2 में अगर मैं यहाँ पर स्लाइसिंग में अप्लाई करता हूँ फॉर द टाइम बिंग, और अब अगर हम यहाँ पर इनपुट देते हैं 0:3, 2, तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिलेगा 3 7 3, यानी कि इन तीनों रो में से अगर हम देखें तो आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार से देखने मिल रहा है 3 7 और 3। तीनों रो की जो थर्ड वैल्यू है हमें उसका आउटपुट देखने मिलेगा। 0:3 का मतलब होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट सेकेंड रो, यानी कि 0th रो, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। तो हमने इन तीनों रो को एक्सेस करने के लिए लिखा 0:3, और इन तीनों रो में हमें कौन सा कॉलम एक्सेस करना है, दैट इज सेकेंड। तो अगर फर्स्ट कॉलम देखें तो ये है सेकेंड कॉलम, और उसी प्रकार से थर्ड कॉलम इज 3 7 3। और अगर मुझे आउटपुट में चाहिए 4 8 5, सिंपली हमें कॉलम का नंबर चेंज करना होगा, दैट इज 3। और अब इसका आउटपुट हम देख सकते हैं 4 8 5। और अब अगर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करें, मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिर्फ सेकेंड रो और थर्ड रो ही एक्सेस हो, और इनका थर्ड एलिमेंट हम यहाँ पर एक्सेस करें। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा 1:3 2। और अब आप आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पर 7 और 3। 1:3 का मतलब होगा स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड रो अप टिल थर्ड रो, और 2 का मतलब है अगेन सेकेंड कॉलम। तो हमें आउटपुट में मिलेगा 7 3। यहीं पर आपके लिए एक और टास्क है फॉर कमेंटिंग। मुझे आउटपुट में देखना है 6 और 1। इसके लिए आप यहाँ पर क्या इनपुट्स देंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन एरे, यानी अगर आपके पास 2 एरे हैं और आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप क्या क्या काम कर सकते हैं एक एरे पर। आइए अब उसे देख लेंगे। एंड फॉर दैट मेरे पास यहाँ पर 2 एरे होने चाहिए। सिंपल मैं इस एरे को कॉपी कर लूंगा और इसका हम नाम चेंज कर लेंगे, दैट इज एरे 3, और इनकी वैल्यूज में कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 एरे आ चुके हैं, एरे 2 और एरे 3। मुझे अगर इन दोनों एरे को सिंपल ऐड करना है, फॉर दैट हमें लिखना होगा एरे 2 प्लस एरे 3 एंड दैट्स इट। इसका आप आउटपुट देख सकते हैं। अब इसका आउटपुट हमें देखने मिल रहा है 4 6 9 8, यानी कि 1 + 3 विल बी 4, 2 + 4 विल बी 6 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट और उसी प्रकार से सेकंड एरे का फर्स्ट एलिमेंट, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को पिक करेगा और उन सभी को यहाँ पर ऐड करके शो करेगा।
इसी प्रकार से माइनस अप्लाई करके देख लेते हैं और इस प्रकार से हम देख सकते हैं माइनस में भी हमें आउटपुट आ चुका है। 1 - 3 इज -2, 2 - 4 इज -2 एंड सो ऑन। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो आप आउटपुट देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिल जाएगा। 1 × 3 इज 3, 2 × 4 इज 8 एंड सो ऑन एंड लास्ट इज डिवीजन। और डिवाइड करके भी हम देख लेते हैं तो डिवीजन में हमें आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। यानी कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं हम एक एरे पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप यही काम एक लिस्ट पर अप्लाई करना चाहें तो इट इज़ इम्पॉसिबल। और अब बाकी के जो दो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं उन्हें समझने के लिए सबसे पहले हम एरे की साइज को कम कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस एरे को कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 × 2 के एरे में कुछ इस प्रकार से, और इसी प्रकार से फर्स्ट वाले एरे को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे एक 2 × 2 के एरे में। और अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरे करने के लिए हमने सिंपल यूज किया था स्टार, और इसी प्रकार से सेकंड इज @ का यूज करके हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और अब अगर इसका मैं आउटपुट देखूं तो आपको आउटपुट देखने मिल रहा है 13, 16, 45, 56। तो दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और अगर यहाँ पर मैं करूँ एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में कुछ आउटपुट इस प्रकार से देखने मिलेगा। और लास्ट इज दैट इज एक्सपोनेंशिएशन। उसके लिए आप यूज करेंगे डबल स्टार का। और अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं आप आउटपुट देख सकते हैं 1, 16, 3, 1, 2, 5, 4, 6, 6, 5, 6। तो इस प्रकार से आप @ और डबल स्टार ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे एरे 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का आपको क्यूब देखना है, अगेन आप यूज करेंगे एरे 2 × 3 यानी कि एक्सपोनेंशिएशन 3। अब इसका आउटपुट देख सकते हैं 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125 एंड 6 का क्यूब इज 216। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं डबल स्टार का, दैट इज फॉर एक्सपोनेंशिएशन, या फिर किसी भी एक ऐसे नंबर के जिसमें आप पावर का यूज करना चाहते हैं। लास्ट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो या फिर हम बोल सकते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप सिंपली डिनोट करेंगे परसेंटेज से एरे 1 और एरे 2 मॉड्यूलस एरे 3, यानी एरे 1 और एरे 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसके बाद रिमाइंडर क्या बचेगा ये आपको वो बताएगा। और अब अगर इसका आउटपुट देखें 1/3 इज 1, 2/4 इज 2, 5/5 इज 0 एंड 6/6 इज 0। यहीं पर अगर मैं इस नंबर को चेंज करूं 6/7, जब हम 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा दैट इज 6। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर का। और अगर मैं यहाँ पर यूज करूं एरे 2 मॉड्यूलस 2, इसका आउटपुट आपको देखने मिलेगा जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे अगेन आपका रिमाइंडर विल बी 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0 एंड सो ऑन। 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1 और 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज 0। तो कुछ इस प्रकार से आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है एक एरे के रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना। जैसे अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ एरे 3 डॉट ट्रांसपोज और आप इसका एक बार आउटपुट देख लेंगे तो आपको आउटपुट में देखने मिलेगा 3, 5, 4, 7, यानी कि जो हमने इनपुट दिया था 3, 4, 5, 7 इसने रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में और कॉलम को कन्वर्ट कर दिया रो में। और अगर इसमें कुछ और वैल्यूज ऐड कर लेते हैं जैसे कि 3, 4, 1 एंड 5, 7, 9, तो अब हम जानते हैं हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम है, बट हमें आउटपुट में 3 रो और 2 कॉलम्स देखने मिलेंगे 3, 5, 4, 7, 1, 9। कुछ इस प्रकार से आपको आउटपुट देखने मिलेगा व्हेन यू ट्रांसपोज एन एरे। तो कुछ इस प्रकार से आप यूज करेंगे इन सभी फंक्शंस का। नेक्स्ट इज कॉन्कैटिनेटिंग एरे, यानी कि अगर आपके पास 2 एरे हैं तो आप उन्हें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास 2 एरे हैं एरे 2 और एरे 3, मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है एंड फॉर दैट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे np डॉट कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट के अंदर आपको बताना होगा कौन कौन से एरे को आपको ज्वाइन करना है। मेरा पहला एरे है एरे 2 और इसके साथ मैं कॉन्कैटिनेट या ज्वाइन करूंगा एरे 3 को, बट इसके साथ एक और एडिशनल आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज एक्सिस। कौन से एक्सिस के थ्रू इन्हें कॉन्कैटिनेट करना है। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक्सिस इक्वल्स टू 1 और अब इसका आउटपुट देख लेंगे। यहाँ आपको आउटपुट देखने मिलेगा एरे की जो साइज है वो सेम नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एक्सिस इक्वल्स टू 0 और अब अगर हम इसे देखें 1, 2 जो कि था एरे 2 में और 3, 4, 1 है एरे 3 का, तो इस प्रकार से हमें दोनों एरे का फर्स्ट रो जो है वो कंबाइन होकर मिला 1, 2, 3, 4, 1। इसी प्रकार से सेकंड और थर्ड एरे का अगर हम सेकंड रो देखें दैट इज 5, 6 एंड 5, 7, 9, तो वही हमें आउटपुट में देखने मिलेगा। बट अगर मैं यहाँ पर एक्सिस चेंज कर दूँ, एक्सिस को मैंने कर दिया 0 और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एरर ना आए उसके लिए आपको सबसे पहले इन एरे को रीसाइज करना होगा। अब अगर मैं इसे रीसाइज कर लूँ, यहाँ एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं और कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें एक वैल्यू ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों के दोनों जो एरे हैं वो 2/3 के हैं और अब अगर मैं इसे कॉन्कैटिनेट करता हूँ तो आपको आउटपुट देखने मिलेगा
121, 565, 341 एंड 579, यानी कि ये जो दोनों के दोनों एरे हैं ये कंबाइन हो चुके हैं। नेक्स्ट इज रीशेपिंग एन एरे, यानी अगर आपके पास एक एरे ऑलरेडी है तो आप उसे रीशेप कैसे कर सकते हैं। एंड फॉर रीशेपिंग सबसे पहले मेरे पास एक एरे होना चाहिए। इसके अंदर फॉर द टाइम बिंग हम मान लेते हैं कुछ वैल्यूज हैं, np.arange 10, 20, 2। तो कुछ इस प्रकार से मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया और अब इस एरे को अगर मैं प्रिंट करवा लूँ तो हम आउटपुट देख सकते हैं। मेरे पास एरे तो बन चुका है 10, 20 विद गैप ऑफ 2, यानी 10, 12, 14, 16, 18। अब मुझे इसे रीशेप करना है, यानी कि मैं चाहता हूँ ये रो और कॉलम के फॉर्मेट में चेंज हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वैल्यू बढ़ा दूंगा, क्योंकि रो और कॉलम में ब्रेक करने के लिए हमारे पास इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए। अब हम ये चाहते हैं ये हो हमारा फर्स्ट रो, यानी कि 3 वैल्यूज हो फर्स्ट रो में और 3 वैल्यूज हो सेकेंड रो में। फॉर दैट आप यूज करेंगे array1 डॉट रीशेप। रीशेप के बाद आपको बताना होगा कितने रो और कितने कॉलम होने चाहिए। मेरे एरे में 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से आप यूज करेंगे 2, 3 और इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास 2 रो आ चुके हैं जिसमें 3 कॉलम्स हैं, और इसका रिवर्स भी पॉसिबल है 3, 2, यानी कि 3 रो विथ 2 कॉलम्स। तो ये है हमारे पास 3 रो जिसमें 2 कॉलम्स हैं। तो इस प्रकार से आप इजीली किसी भी एक एरे को रीशेप कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने डिजाइनिंग के टाइम ध्यान नहीं दिया, उसकी साइज गलत हो चुकी है, तो नो नीड टू वरी, यू कैन यूज रीशेप फंक्शन। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग एन एरे, यानी अगर आपके पास एक एरे है और आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं मल्टीपल पार्ट्स में। अगेन मैं यहाँ पर यूज करूंगा array1 इक्वल्स टू np.array। यहाँ हम सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बना लिया 4x4 का एरे, और अब इसका आउटपुट अगर हम देखें प्रिंट array1, आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार से देखने मिल रहा है। बट व्हाट इफ मैं चाहता हूँ ये जो पहला रो है ये एक एरे बन जाए, सेकेंड रो विल बी सेकेंड एरे, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो एक एरे है ये 4 अलग अलग सब एरे में डिवाइड हो जाए। उसके लिए यहाँ पर मैं वेरिएबल यूज कर लूंगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इक्वल्स टू numpy डॉट स्प्लिट। अब हमें स्प्लिट फंक्शन को ये बताना होगा कि कौन से एरे को हमें स्प्लिट करना है। मुझे स्प्लिट करना है array1 को, और उसके बाद ये बताना होगा कितने सेक्शंस में या फिर कितने इंडिसेस में आपको इसे ब्रेक करना है। और इंडेक्सेस बताने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर दिए हैं 3 वेरिएबल्स fst, यानी कि मुझे 4th रो को स्प्लिट नहीं करना है और मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 ही एरे क्रिएट करने हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा fst जो कि हमारे 3 वेरिएबल्स हैं इक्वल्स टू numpy डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किसे करना है, array1 को स्प्लिट करना है, और अब हमें ये बताना होगा उसे कहाँ से स्प्लिट करना है। उसके लिए हम अगेन यूज करेंगे एक प्रकार का स्लाइसिंग। तो मुझे स्टार्ट करना है रो नंबर 1 से। अब क्योंकि हम जानते हैं मेरे पास मेरे एरे में 4 रो हैं बट मैंने वेरिएबल्स यूज किए हैं सिर्फ 3, यानी फर्स्ट रो f में जाना चाहिए, सेकेंड रो s में और थर्ड रो t के अंदर। तो हमने बता दिया हमें जाना है फर्स्ट रो से लेकर थर्ड रो तक। कुछ इस प्रकार से आप बताएंगे 1, 3, फाइनली इसे कर लेंगे क्लोज। और अगर मैं प्रिंट कराता हूँ यहाँ पर प्रिंट f, यानी कि सिर्फ हमें फर्स्ट वाले रो को ही प्रिंट कराना है, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेगा 1, 2, 3, 4। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड रो है जो कि है 3, 6, 9, 8, इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर तीनों को प्रिंट करा लेंगे प्रिंट f, जैसे ही प्रिंट s एंड थर्ड विल बी प्रिंट t। और अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप आउटपुट देख सकते हैं ये जो तीनों रो हैं हमारे आउटपुट में आ चुके हैं प्रिंट fst। तो इस प्रकार से आप इजीली यूज कर सकते हैं स्प्लिट फंक्शन का। इसका यूज करके आप किसी भी रो को स्प्लिट कर सकते हैं मल्टीपल अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। और इसी में एक और वेरिएशन आप कर सकते हैं, दैट इज एक्सिस इक्वल्स टू 1, यानी कि आप अलग अलग एक्सिस से भी इसे ब्रेक कर सकते हैं। और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा 1, 3, 9, 5, यानी कि हमने हर रो में से पहला एलिमेंट एक्सेस किया 1, 3, 9, 5, और ये चारों वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं f के अंदर। इसी प्रकार से s के अंदर होगा 2, 6, 6, 6, और इसी प्रकार से हम यूज करेंगे अदर वेरिएबल्स को। तो आप एक्सेस का यूज करके इसे ये बता सकते हैं कि आपको ब्रेक रो वाइज करना है या फिर कॉलम वाइज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम numpy को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे numpy के कुछ और फंक्शंस, तो उस वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।